नमस्कार साथियों, भारतीय क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। मैं बीएल स्वामी आज आपके साथ हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण उपसर्ग पर चर्चा करूंगा। साथियों, उपसर्ग का जो शब्द है, इसका जो निर्माण है वो दो पदों से मिलकर के होता है, उप और सर्ग। साथियों, उप का मतलब होता है निकट या समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि निर्माण या रचना करना। अगर हम उपसर्ग की परिभाषा देखें तो वो ये है कि वे शब्दांश, साथियों यहाँ पर देखिए शब्दांश, उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, जो किसी मूल शब्द, ध्यान रखना ये मूल शब्द के पूर्व में, पूर्व यानी पहले, जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन, विशेषता या नया अर्थ उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे जो शब्दांश है वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब साथियों यहाँ पर देखा कि मूल शब्द क्या है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि एक मूल शब्द होता है और इस मूल शब्द के पहले, यानी उसके पहले या समीप या निकट एक उपसर्ग यहाँ पर बैठता है, और जब ये उपसर्ग इसके मूल शब्द के पहले जुड़ता है और जुड़ने के बाद में जो पद बनता है पूरा, उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, मूल शब्द में विशेषता आ जाती है, या मूल शब्द है वो बदल करके एक नया अर्थ देने लग जाता है। तो ऐसे जो शब्दांश है उनको हम उपसर्ग कहते हैं। वो किस प्रकार ये विशेषता उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार ये इनमें परिवर्तन होता है और किस प्रकार नया अर्थ देते हैं, ये हम अभी देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक मूल शब्द ले लेते हैं कोई भी। जैसे मान लीजिए मूल शब्द है हार। मान लीजिए साथियों ये मूल शब्द है हार। अब मूल शब्द के साथ में मैंने एक उपसर्ग लगा दिया आ, तो क्या बन जाएगा? आ और मूल शब्द, यानी ये उपसर्ग और ये मूल शब्द आपस में जुड़ करके एक शब्द में। देखिए साथियों, हार है, उस हार का जो अर्थ है एक तो पराजय होता है, और एक अर्थ होता है जो गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। ठीक है, यही इसका आप अर्थ, मूल अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर इसके साथ में एक उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो इसमें परिवर्तन किस प्रकार हो जाता है? यह शब्द हो जाता है आहार। अब देखिए साथियों, अगर इसके साथ में उपसर्ग लगा दिया मैंने, अगर मैंने उप लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ये उपहार। अगर मैंने प्र उपसर्ग लगा दिया तो बन जाएगा प्रहार। अगर मैंने इसी तरीके से वी उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा? विहार। अगर मैंने यहां पर परि उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा? परिहार। अगर मैंने इसके साथ प्रति उपसर्ग लगा दिया तो यह बन जाएगा प्रतिहार। तो ऐसे शब्दों का निर्माण क्या है इसमें? अच्छा, इसके साथ में मान लीजिए मैंने सम लगा दिया, तो सम उपसर्ग लगा दिया तो यह बन जाएगा संहार। इस तरीके से साथियों ये सारे के सारे, जैसे आ, उप, प्र, वी, परि और प्रति और सम, ये सारे के सारे उपसर्ग है, और ये उपसर्ग इस हार जो मूल शब्द है उसके साथ में जुड़ करके इन शब्दों का निर्माण होता है। अब देखिए साथियों, इनके अर्थ में, जैसे जो हार का जो मूल अर्थ क्या था, वो था गले में पहने जाने वाला आभूषण या फिर पराजय। अब इनमें अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार होता है साथियों? जैसे आहार, आहार हम किसको कहते हैं? भोजन को कहते हैं। उपहार यानी भेंट, परिवर्तन, पूरा परिवर्तन। प्रहार, प्रहार का मतलब चोट। विहार का मतलब घूमना। परिहार का मतलब त्यागना या छोड़ना, है ना। और प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, और संहार का मतलब होता है विनाश। देखिए साथियों, एक उपसर्ग जो अलग अलग एक मूल शब्द के साथ में विभिन्न प्रकार के उपसर्ग जुड़ करके और नए नए अर्थ प्रकट होते हैं, ये हमने देखा है। इसके लिए एक उदाहरण और मैं ले लेता हूं आपके साथियों। इसी तरीके से एक है, जैसे चार, मूल शब्द है, मैं ले लेता हूं चार। ठीक है, अब मूल शब्द चार में अलग अलग उपसर्गों का योग करवाता हूं, इनके समीप बिठाता हूं, इनके नजदीक बिठाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने प्र उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा साथियों? प्रचार। आ लगा दिया तो बन गया आचार। आ लगा दिया है तो ये आचार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने वी लगा दिया तो ये बन जाएगा
विचार, भी लगा दिया है तो विचार हो जाएगा, है ना। अगर उप लगा दिया या सम लगा देते हैं, अगर उप लगा दिया तो यह बन जाएगा उपचार, सम उपसर्ग लगा दिया तो बन जाएगा संचार, सम लगा दिया तो यह संचार बन जाएगा इसी तरीके से। तो साथियों इन सभी में देखिए यहां अलग अलग, अगर आप अलग अलग उपसर्गों का इनके साथ में योग करवाते हैं तो ये अलग अलग क्या है अर्थ प्रकट होते हैं। देखिए ये प्रचार तो पहले लगा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आचार, विचार, उपचार, संचार, ये अलग अलग क्या है अर्थ प्रकट होते हैं और इनके शब्दों के अर्थ भी अलग 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 शब्द बनेंगे और साथ में अर्थ भी हो गए। अगर हम एक उदाहरण और लेते हैं इसमें साथियों, एक अमर्थ, जैसे मान लीजिए मूल शब्द ले लेते हैं योग, योग ले लेते हैं साथियों, ठीक है। अब योग में क्या होगा, वी लगा देंगे तो ये वियोग हो जाएगा, अगर सम लगा देंगे तो हो जाएगा संयोग, सु उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा सुयोग, और दुर उपसर्ग लगा देंगे तो यह बन जाएगा दुर्योग, दुर्योग बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने ए लगा दिया तो क्या बन जाएगा अयोग, और नी अगर लगा दिया तो बन जाएगा नियोग, नी अगर आपने लगा दिया है तो यह नियोग बन जाएगा, अगर आपने कु लगा दिया तो कुयोग, ये कुयोग है। तो इसी तरीके से क्या है कि जैसे, और अगर मान लीजिए इन शब्दों के इन शब्दों के साथ में मान लीजिए कोई अन्य उपसर्ग भी लगा दिया, जैसे आ लगा दिया आपने तो क्या बन गया आयोग यानी कमीशन। तो ये सारे के सारे है, ये शब्द है मूल शब्द के साथ में अलग अलग प्रकार के ये सभी भिन्न जो उपसर्ग है वो इस मूल शब्द के साथ में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर लेते हैं। विशेषता भी कैसे होती है साथियों, जैसे मान लीजिए अभी आपने एक बल है, मूल शब्द बल है ना, इसके साथ में आपने प्रय, देखिए बल का मतलब ताकत होता है, और बल के साथ में अगर आप प्रबल लगा दिया, प्रय लगा दिया तो ये प्रबल हो गया और अधिक ताकत के साथ में, ठीक है। तो ये एक विशेषता उत्पन्न हो गई। तो ये सारे के सारे क्या है कि उपसर्ग है वो मूल शब्द के साथ में जुड़ करके परिवर्तन लाते हैं और विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और नया अर्थ भी बना लेते हैं। अब देखिए साथियों यहां पर ये सारे के सारे ये सभी जो शब्द है इनमें सभी के नए अर्थ हैं जो हार से भिन्न है और भिन्न होने की वजह से ये अलग अलग अर्थ में प्रकट होता है। तो ये है उपसर्ग की परिभाषा। आगे चलते हैं साथियों। अब देखिए उपसर्ग की विशेषताएं, उपसर्ग की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। कई बार परीक्षा में प्रश्न है वो उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग की जो विशेषताएं हैं है ना उनसे संबंधित आ जाते हैं। तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। पहली बात तो होता है उपसर्ग है वो शब्द का एक भाग होता है, अंश होता है, शब्द नहीं होते। दूसरा ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते और स्वतंत्र रूप से इनका अर्थ भी नहीं निकलता। अब आपने देखा कि उप एक उपसर्ग है लेकिन उप का अर्थ है निकट या समीप, लेकिन साथियों उप का प्रयोग आप उप का जैसे मान लीजिए उप को अलग से अकेले यूज में ले सकते हो क्या, अकेले प्रयोग में नहीं ले सकते। ये किसी मूल शब्द के साथ में ही ले पाएंगे लेकिन अकेले नहीं। इसलिए ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते और स्वतंत्र रूप से इनका अर्थ भी नहीं निकलता है, ठीक है। क्योंकि इनका जैसे अब आपको उप दे दे, प्रय दे दे आप, तो प्रय का क्या अर्थ निकाल दो बताओ, प्रय का कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर अलग से यूज में ले। लेकिन किसी साथ में अगर प्रय का किसी मूल शब्द के साथ में करते हैं तो ये प्रारंभ भी हो सकता है, अगला भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है, ये कई अर्थ है ना, विशेष भी हो सकता है, कई अर्थ निकाल लेगा, ठीक है। तीसरा है ये मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग है तो उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय होते हैं वो अंत में जुड़ते हैं। एक उपसर्ग के अनेक अर्थ हो सकते हैं साथियों। अभी हमने एक उपसर्ग है जैसे अभी मैंने प्रय का उपसर्ग बताया था, प्रय का मतलब प्रारंभ भी हो सकता है, अगला भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है।
कई अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मूल शब्द की प्रकृति है उसके साथ में जुड़ता है तो उसके अनुसार उसका अर्थ निकल लेता है। तो एक उपसर्ग के अनेक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग विलोम के निर्माण में भी सहायक साथियों। कई उपसर्ग है वो क्या करते हैं, किसी मूल शब्द के साथ में जुड़ करके विलोम शब्द जस्ट उल्टा बन जाते हैं, नया अर्थ बना देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। किस प्रकार करते हैं, जैसे साथियों, जैसे सत्य है, और सत्य के साथ में अगर मैंने अ उपसर्ग लगा दिया तो क्या बनेगा बताइए, एकदम विपरीत असत्य बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यश है, मूल शब्द यश है, उसके साथ में अगर अप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अपयश। ठीक है, तो ये विपरीत हो जाएगा। आगे, जिस भाषा का मूल शब्द होता है साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस भाषा का मूल शब्द होता है प्रायः उसी भाषा का उपसर्ग प्रयुक्त होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि संस्कृत का है कोई शब्द, अगर संस्कृत, जैसे मान लीजिए बल है या सत्य है, तो अ है वो, देखिए ये मूल शब्द है, ये अगर संस्कृत का है यानी तत्सम है तो उपसर्ग भी उसी भाषा का ही उपयोग में आता है। ठीक है, और ये असत्य शब्द बनेगा। जैसे उसी तरीके से अगर ये मान लीजिए दूसरी भाषा का, जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी का है, उपसर्ग तो कई भाषाओं के हो सकते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू के और अंग्रेजी की भी हो सकते हैं। जैसे आप लगाते हो कांस्टेबल, है ना, या मास्टर, तो उसके आगे हेड, दोनों के हेड हेड लगा देते हैं। साथियों, मास्टर है वो इंग्लिश का वर्ड है और हेड है वो भी इंग्लिश का उपसर्ग है, तो हेड कांस्टेबल बना। तो दोनों से, जैसे कायदा, तो बाकायदा, तो बा उपसर्ग है वो अरबी फारसी का है और कायदा भी अरबी फारसी का, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। प्राय उसी भाषा का उपसर्ग प्रयुक्त होता है। किसी मूल शब्द के में एक से अधिक उपसर्ग एक साथ लग सकते हैं, कई उपसर्ग एक साथ आ सकते हैं। जैसे अभी हमने हार पढ़ा साथियों, हार है, अब देखिए हार, अच्छा उपसर्ग क्या हो सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं और चार भी आ सकते हैं और ज्यादा भी आ सकते हैं, वो शब्दों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हार है साथियों, अब हार में अगर एक उपसर्ग मैं जोड़ूंगा, तो जैसे मान लीजिए कोई भी जोड़ दिया, एक उपसर्ग है, प्रहार बन गया, आहार बन गया, विहार बन गया, निहार बन गया, है ना, तो कई शब्द बन जाते हैं। लेकिन अगर दो जोड़ दिए, मान लीजिए वी जोड़ा मैंने तो विहार, लेकिन वी और अव दो जोड़ दिए, दो उपसर्ग, तो शब्द क्या बनेगा, व्यवहार, व्यवहार, ये शब्द बन जाएगा साथियों। अब देखिए यहां पर क्या है, उपसर्ग, दो उपसर्ग एक जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चार, जैसे साथियों जैसे चार है और चार में अति और आ दो उपसर्ग मैंने जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या शब्द बनेगा, अत्याचार, जो यण संधि में अपने करते हैं ना, अत्याचार, दो अति और आ उपसर्ग, दो उपसर्ग हो गए। लेकिन इनमें अगर शब्द अत्याचार आए तो परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि कौन सा उपसर्ग है, तो क्या अति होगा या आ होगा। देखिए साथियों, सबसे पहले आरंभ में जो शब्द होगा वही आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब मान लीजिए एक शब्द है, जैसे मान लीजिए सु, अब सु, वी और अव और साथ में स्थित, मूल शब्द है स्थित, ये मूल शब्द है स्थित। अब इसमें देखिए सु, वी और अव तीन है, तो क्या बनेगा, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, ये शब्द बन जाएगा साथियों। अब यहां कितने उपसर्ग आ रहे हैं, यहां पर तीन उपसर्ग आ रहे हैं, तो तीन के भी उदाहरण हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक शब्द आता है अब, ये यहां पर क्या है, चार उपसर्ग है। ठीक है, और ये शब्द जुड़ते हैं इस हार के साथ में साथियों, जैसे हार के साथ में मूल शब्द है हार, और मूल शब्द हार है, यहां पर ये उपसर्ग है, वो ये जो पहले इसे आने वाले चारों, ये क्या है, ये क्या है, उपसर्ग ही है। सम उपसर्ग होता है, अभी उपसर्ग होता है, वि उपसर्ग होता है और अव उपसर्ग होता है संस्कृत में।
अब इनसे शब्द का जो निर्माण होगा तो क्या बनेगा? सम भी व्यवहार, ये आएगा, जिसका मतलब होता है साथ साथ, संगति, सहयोग, या कई अर्थ इससे इसके समानार्थी आते हैं। सम भी व्यवहार, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाए। देखिए इसमें 4 आ गए, यहां पर 4 आ गए, यहां पर 3 आ गए और यहां पर 2 आ रहे। तो इसका मतलब यह है कि उपसर्ग है, किसी मूल शब्द में एक से अधिक उपसर्ग आप एक साथ आ सकते हैं। लेकिन साथियों परीक्षा में अगर ये शब्द ये पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो आप चारों थोड़े ही करेंगे। इसमें जो सबसे पहले, जो आपके सबसे पहले जो आया है वही आपका क्या उपसर्ग हुआ। सुव्यवस्थित में क्या हो जाएगा? सु होगा, अत्याचार में अति हो जाएगा, और वी में व्यवहार में ये वी हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं साथियों। उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तत्सम उपसर्ग जो मूल संस्कृत के होते हैं साथियों, और इनकी संख्या है जो मूल संस्कृत में इनकी संख्या है 22, जिनको आगे हम पढ़ेंगे। 22 है जो मूल रूप से, जिनको आप तत्सम उपसर्ग कहते हैं, जो मूल रूप से संस्कृत में है, और संस्कृत में जैसे हैं वैसे ही उनको हिंदी भाषा में हमने ग्रहण कर लिया है, ले लिया है। दूसरे है तद्भव उपसर्ग है जो हिंदी के हैं, इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। तीसरे आगत, आगत का मतलब आए हुए, अन्य भाषाओं से आए हुए, जैसे अंग्रेजी से आए हुए, अरबी, फारसी, उर्दू से आए हुए, यानी अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी से आए हुए जो अन्य है उपसर्ग है, इनको हम आगत उपसर्ग कहते हैं। इनका भी हम कुछ अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए साथियों, उपसर्ग की गतियां क्या होती है, देखिए ये आपको समझना है। उपसर्ग में देखिए, पहला शब्द में परिवर्तन, शब्द जो यानी कौन सा शब्द है? मूल शब्द में परिवर्तन लाना। मूल शब्द जैसे हार है, अभी हमने पढ़ा हार, हार का मतलब क्या होता है? पराजय, या फिर गले में पहना जाने वाला आभूषण। तो अब इसके आ जुड़ गया तो ये बन गया आहार, या आहार यानी भोजन बन गया। तो यहां पर क्या हुआ? शब्द में परिवर्तन हो गया, और शब्द जुड़ करके साथ में शब्द भी बदल जाता है। आहार से आहार हो जाता है। शब्द में नई विशेषता लाना। अब नई विशेषता लाना साथियों, जो नई विशेषता है ना, जैसे ये प्रबल है, बल है, तो और अधिक बल के साथ, यानी प्रबल, प्रबल का मतलब और अधिक बल, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए विशुद्ध, ये भी इसी के निकल आएगा। शुद्ध है, शुद्ध का क्या है? विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ, तो विशुद्ध हो गया, ठीक है। तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके, यानी शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए हार से, यानी हार यानी पराजय से आहार यानी भोजन बना दिया, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। लेकिन यहां पर क्या होता है? जो परिवर्तन होता है वो उसके आसपास, यानी मूलार्थ, जो हमारा मूल शब्द है जिसका जो अर्थ निकलता है, उसी के ही इर्द गिर्द, उसी के ही आसपास उसे मिलता जुलता ही अर्थ प्रदान करता है। जैसे शुद्ध है, यहां पर शुद्ध है, शुद्ध, और शुद्ध को अगर विशुद्ध यानी विशेष रूप से शुद्ध यानी और अधिक शुद्ध बना दे, तो है तो वो चीज शुद्ध ही, उसमें थोड़ी विशेषता ला दी है। और शब्दों का अर्थ, शुद्ध और विशुद्ध का अर्थ लगभग समानार्थी है, ठीक है। इसी तरीके से भ्रमण, भ्रमण है ना, घूमना, और परिभ्रमण, परि यानी चारों ओर, तो चारों ओर घूमना, ये परिभ्रमण हो गया है। इसका घूमना, मूलार्थ इसका घूमना है, और उसके आसपास ही ये जाते हैं। चौथा है शब्द के अर्थ को उलट देना। उलट देना यानी विलोम बना देना, एकदम विपरीत बना देना। कैसे? जैसे सत्य के साथ में ए लग गया तो असत्य बन गया, इस तरह यश के साथ में मिलकर के अपयश बन गया, ठीक है। तो ये परिवर्तन, ये इनकी गतियां विशेष रूप से उपसर्ग की गतियां होती हैं। अब साथियों हम संस्कृत के जो उपसर्ग है, मूल रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं संस्कृत के। और संस्कृत के मैंने उपसर्ग की संख्या बताई थी आपको 22, और इन 22 उपसर्गों को साथ में आपको अच्छी तरह से याद करना है साथियों, और याद करना है। और जैसे कौन कौन से हैं ये? जैसे अति, अधि, अनु, उद, अप, अभि, अव, आ, ठीक है। प्र, प्रा, परि, सु, प्रति, विषमता, ता नहीं है, ध्यान, ता तो इसको एक मतलब इसको रिदम बनाने के लिए ये ता जोड़ा गया है, ठीक है। नी, निश, निर, दुस, दूर, उप, अभि, जा, जा इसमें उपसर्ग नहीं। तो ये क्या है? अति, अधि, अनु, उद, अप, अभि, अव, आ,
प्र परा परि सु प्रति विषमता, ठीक है। नि निश निश निर दुस दूर उप अभि तो ये सारे के सारे ना साथियों, ये सारे के सारे संस्कृत के हैं जो ये आपके आसमानी कलर में दिए हुए हैं, ठीक है। 22 उपसर्ग है। अब इन 22 उपसर्गों में प्रत्येक उपसर्ग, देखिए उस उपसर्गों की विशेषता में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक उपसर्ग के कई अर्थ निकलते हैं, एक अर्थ इसका फिक्स नहीं है, अलग अलग अर्थ है। जैसे मूल शब्द के साथ में जुड़ता है तो वो अलग अलग तरह के अर्थ प्रकट करता है। जैसे पहला हम उपसर्ग संस्कृत का ले लेते हैं अति। साथियों अति का मतलब होता है अधिक या ऊपर, अधिक भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अतिशार, तो बना शब्द क्या है अतिशार। अतिशार में सार का मतलब होता है बहना, बहना या प्रवाह, प्रवाह। अतिसार का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को दस्त लगते हैं तो उसको हम कहते हैं अतिसार हो गया, तो ज्यादा मात्रा में जो लिक्विड है वो बहता है, तो ये बहना या प्रवाह है, तो अतिसार शब्द है। इसी तरीके से अत्यंत, साथियों अति धन अंत हमने यौन संधि में पढ़ा था, तो अत्यंत जिसमें ई की मात्रा य में बदल जाती है तो ये अत्यंत है, ठीक है। इसी तरीके से अति व्यापित, अतीत, अति और इत मिलकर के अतीत बनता है। अति धन अधिक, और अति और क्रमण, क्रमण का मतलब आगे बढ़ना, और अति का मतलब ज्यादा आगे बढ़ना, कब्जा करना है ना, अतिक्रमण बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से इन सभी में क्या है अति है। तो अति के अर्थ है अधिक और ऊपर। दूसरा है अधि, अधि का मतलब ऊर्ध्व, ऊपर, आगे या मुख्य, अलग अलग अर्थ है, ठीक है। और इनसे बनने वाले जो है मूल शब्द, इसमें देखिए साथियों इनमें मूल शब्द है कृत, मूल शब्द है कृत, और अधिकृत क्या बन गया अधिकृत। अधित्य का पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को अधित्य कहते हैं। इसी तरीके से अधिसूचना, अधिसूचना अध्यात्म और अध्यापक, अधि और आ और पक है ना बनते हैं, तो अधि आपक है ना। अधि का आपक का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, और अधि का मतलब ग्रहण करवाने वाला भी हो सकता है, ग्रहण करने वाला भी है। तो आपको ज्ञानार्जन करके, ज्ञान का अर्जन करके, और अधि, अधि का मतलब क्या होता है ऊपर, ऊपर ले जाता है आपको, ज्ञान ग्रहण करवा करके ऊपर ले जाता है, आपको ज्ञान संपन्न बनाता है, उसको हम कहते हैं अध्यापक। इसी तरीके से साथियों अनु, अनु का मतलब है पीछे, संग, सादृश या क्रमानुसार, तो अनुचर, अनुगामी हो गया। उद, साथियों ये थोड़ा सा आपको समझना है। देखो मूल संस्कृत में आपके उद ही उपसर्ग है, उत नाम का कोई उपसर्ग नहीं है मूल संस्कृत के। ये इसमें इस भ्रम में रहना नहीं है साथियों। लेकिन हम संधियों में, हिंदी में क्या होता है, संधियों में जब हम प्रयोग में करते हैं तो कई बार क्या है उद के स्थान पर हम उत का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि वास्तविक रूप से संस्कृत का जो मूल जो उपसर्ग है वो उद ही है। ऐसे इसी तरीके से अगर परीक्षा में जैसे मान लीजिए आ गया उद्गम या उत्कर्ष है ना, उद्गम आ गया, तो उद्गम का क्या है कि आपको वर्ड आ गया, उत्कर्ष आ गया, तो अब आप में इसमें कौन सा उपसर्ग होगा साथियों, इसमें ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है। अगर उद या उत दोनों दे रखे हैं आपके विकल्पों में तो आप उद करेंगे। अगर उद दे ही नहीं रखा है, उत दे रखा है, तो आपको फिर उत करना, ये ध्यान है। लेकिन अगर उद या उत दोनों दे रखे हैं तो आपको उद उपसर्ग करना है, इसको चयन करना है, ये ध्यान रखना है साथियों। तो ये उद्गम हो गया। उत्कर्ष, कर्ष का मतलब होता है खींचना, उद का मतलब ऊपर, ऊपर खींचना, ऊपर की तरफ ले जाना, यानी आपको उन्नति की तरफ ले जाना, तो ये उत्कर्ष होता है। उल्लेख, उड्डयन, उन्मेष, उज्ज्वल और उदय, उदधन अय, तो उदय बन जाएगा, ठीक है। तो इन सभी में क्या है उद उपसर्ग है या फिर उत उपसर्ग, आप हिंदी में संधि के नियमों के हिसाब से देख सकते हैं। अप का मतलब होता है बुरा, हीन या अभाव, तो अपकीर्ति, अपमान, अपशब्द, अपशकुन और अपेक्षा, अपधन ईक्षा, तो अपेक्षा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है आगे। अपेक्षा, अभी, अभी यानी सामने, पास या विशेष की ओर, तो अभिमान, अभिमुख, अभ्यास, अभिधन आस, और अभ्युदय, अभिधन उदय, और अभिषेक, अभिषेक है, और अभिन्यास, अभि और नी दोनों है इसमें साथियों, इसमें अभि है और नी है, तो है यहाँ पर दो उपसर्ग है। मैंने आपको बताया कि दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभिषेक में अभिषेक आता है, ऐसे आपने जब संधि पढ़ी थी तो उसमें जब व्यंजन संधि पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था। अब का मतलब होता है हीन, नीचे, अभाव,
तो अवगुण यानी हीन गुण होते हैं, इसमें अवगुण होते हैं यानी हीन गुण होते हैं। तो अवगुण हो गया, अवतार, अवनत, नत का मतलब झुकावा, अव का मतलब नीचे, नीचे झुकावा, अवनत है ना, अवबोध, अवसाद, अवमर्श, अवमर्श का मतलब होता है स्पर्श, ठीक है, ये स्पर्श होता है। और अवेक्षण, अव और ईक्षण का मेल से बना है, ठीक है। आ का मतलब तय, तक भी हो सकता है, पर्यंत, इधर या निकट हो सकता है। आकर्षण, आगमन, आख्यान, आकृति, आकार, आकलन, आरोह, आवान, आवान हो सकता है। इन सब में आ उपसर्ग लगा है। प्रय, प्रय का मतलब आरंभ भी हो सकता है, गति भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, मुख्य भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है, कई अर्थ हो सकते हैं। तो प्रख्यात, प्राधिकार, यह है प्रय धन अधिकार, ध्यान रखना साथियों, ये प्रय धन अधि और अधिकार है, ठीक है। तो ये प्रय और आयोज्य है ना। और अब उसके बाद में है आपके प्रामाणिक, प्रेक्षित, प्रासंगिक है ना, और प्रेरणा, ये इसमें आ सकता है। इसी तरह परा, परा में क्या है, पीछे, उल्टा, दूर या की ओर। तो परास्त, पराकरण, पराध्वनि है ना, ध्वनि के विपरीत जो ध्वनि उल्टा आती है तो पराध्वनि बोलते हैं उसको, है ना। पराजय, ठीक है, पराजय हो गया जय का उल्टा साथियों, पराजय, पराजय का मतलब उल्टा है। या आप ऐसे कर सकते हो, जय से दूर है ये, तो पराजय का मतलब होता है जय का उल्टा, पराजय, ठीक है। पराक्रम, परामर्श और पराभौतिकी, ठीक है। अब परि, चारों ओर, बहुत या की तरफ है, परिणत, परिणाम, परिणय है ना, परिणय, आप देखिए परि और धन नय, यहां पर क्या होता है, नय का अणय हो गया, ठीक है। परिनिर्वाण, परिमेय, परिनिष्ठा, पर्यावरण, परिधन आवरण, आपने परिधन आ और धन वर्ण है ये साथियों, यहां पर दो आ रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण, एक मिनट, पर्यावरण हो गया, ठीक है। तो पर्यावरण, परि का मतलब चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, पर्यावरण, चारों ओर का आवरण, ये हो गया साथियों। इसी तरह पर्यटक, अटक का मतलब घूमना, और परि का मतलब चारों ओर या आसपास के क्षेत्र में घूमने वाला, वो पर्यटक कहलाता है, ठीक है। इसी तरह पर्यटक हो गया, पर्युषण हो गया, है ना, पर्युषण एक पर्व का नाम है। इसी तरह अगला है संस्कृत का सु, सु का मतलब अच्छा, भला, श्रेष्ठ। तो सुधन आगत, तो स्वागत है। यहां पर देखना बहुत सारे क्या है, बहुत सारे लिखते हैं सुस्वागतम, साथियों बहुत त्रुटि करते हैं, यहां पर देखिए तो क्या लिखते हैं, सुस्वागतम, ठीक है। अब देखिए साथियों, स्वागत का होता है सुधन आगत, आगत, आगत का मतलब आया हुआ, और सु का मतलब अच्छा आया, आपका आना अच्छा हुआ, यानी आपका आना अच्छा हुआ, यानी सु का मतलब अच्छा, अच्छा आगत है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, दो सु जोड़ देते हैं साथियों, एक सु स्वागत, स्वागत में सु एक जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, और ये एक सु और हो गया, तो यहां तो क्या हो गया, सुस्वागत हो गया, ये तो सुस्वागत हो गया भाई। इसलिए सुस्वागतम वर्तनी की दृष्टि से एकदम अशुद्ध है, सही है इसका स्वागत। सौभाग्य, सौभाग्य में सुभाग होता है एक्चुअल में साथियों, ये सौ दिख रहा है ना आपको, तो ये होता है सुभाग, भाग, और यह प्रत्यय जुड़ते हैं तो यहां पर सु की आदि वृद्धि हो जाती है और सौ में चेंज हो जाता है। यह हम प्रत्यय में पढ़ेंगे साथियों, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे लास्ट में, यह प्रत्यय है, जब प्रत्यय पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रत्ययों में जैसे इक है, ए है ना, और ए है और यह है, इनमें आदि वृद्धि हो जाती है, ठीक है। वो हम आगे अलग से, आगे अगला टॉपिक अपना प्रत्यय का ही है तो प्रत्यय में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या है कि आपके आ गया सु, सुगंध यानी अच्छी गंध, सुनिश्चय, सुसुप्त, सुपरिचित और सुव्यवस्थित। तो सु है, इसमें वी है, फिर अव है, फिर स्थित है, हमने अभी पढ़ा था जिसमें तीन उपसर्गों का यहां पर प्रयोग हुआ है, लेकिन उपसर्ग तो एक ही माना जाएगा आपके उत्तर में, ठीक है। प्रति, इसी तरह प्रति का मतलब प्रत्येक हो गया, विरुद्ध हो गया की ओर, है ना, जैसे मान लीजिए विरुद्ध भी हो सका साथियों, यहां पर प्रतिकूल, प्रतिकूल आपने बहुब्रीहि समास में पढ़ा था, प्रतिकूल, कूल यानी किनारा, और किनारे के विपरीत यानी प्रतिकूल, विरुद्ध हो गया, यानी ऐसी परिस्थिति आपके जाना तैर करके उस जाना है लेकिन आप उल्टा बह रहे हो, तो ये आपकी प्रतिकूल स्थिति होगी, तो ये प्रतिकूल आ गया। इसी तरह प्रत्यक्ष, यहां पर प्रति का अर्थ है सामने या की ओर।
अक्षी, यहां अक्षी है, ध्यान रखना। कई बार क्या है वह प्रत्यक्ष है ना, अक्षी, यहां पर क्या होता है अक्षी में जो ई की मात्रा है उसका लोप हो जाता है। तो अक्षी का मतलब आंख है, प्रति का मतलब सामने या की ओर, तो आंख के ओर या आंख के सामने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमने पढ़ा है। इसी तरह प्रतिधन एक है ना, प्रति स्थित हो गया, प्रति आवर्तन हो गया, ठीक है, प्रतीक्षा है, और प्रति अभी, इसमें दो है, प्रति है और अभी है, ठीक है। अगला है साथियों वी, वी यानी विशेष, अभाव, विपरीत और भिन्न, विक्रय, ठीक है। और जैसे मान लीजिए विक्रय, अब देखिए साथियों यहां पर वी का अर्थ विपरीत भी होता है। कैसे होता है? क्रय, क्रय का मतलब खरीदना, और विक्रय उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। विक्रय का मतलब बेचना, बिक्री करना, इसको हम बिक्री बोलते हैं। तो विक्रय का क्या है? क्रय का उल्टा विक्रय हो गया। इस तरह विघटन हो गया, विदेश हो गया, है ना, व्याकुल, वी और आकुल, ठीक है, विवाह, वी और वाह, ध्यान रखना साथियों यहाँ पे, वी और वाह, वाह का मतलब होता है वहन करना, वहन करना। तो जो वहन कर सकता है भाई, अपनी पत्नी को वहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, अपनी पत्नी के खर्चे अगर वहन कर सकता है, तो वो विशेष, वो जो विशेष है वो ही व्यक्ति विवाह करे, ठीक है। तो यहां पर विवाह का अर्थ विशेष व्यक्ति जो वहन कर सके, ठीक है। इसी तरीके से साथियों वह, व्याकरण, वी और आ और करण, ठीक है, और व्यवसाय, ठीक है। सम, सम का मतलब पूर्ण, सुंदर, सहित या उचित है। तो समकट, संकट हो गया, सम ज्ञान, संज्ञान हो गया, समयम, संयम हो गया, है ना, समर्थ, है ना, तो सम और अर्थ हो गया, समग्र, संक्रांति और सम भी व्यवहार। अभी हमने पढ़ा था, इसमें क्या है, चार उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। सम है, अभी है, वी है और अव है, और मूल शब्द इसका है साथियों, कई बार मूल शब्द भी पूछ लेते हैं, इसका मूल शब्द है हार, और बाकी इनके साथ में अलग अलग तरह के उपसर्गों का मेल हुआ है। नी का मतलब बड़ा, विशेष, भीतर, नीचे, बाहर। तो निकाय, निकाय का मतलब बड़ा, बड़ा काय, काय काया है विशेष रूप से, है ना, क्षेत्र है जिसका। नियम, नियुक्ति, नियोग, निवेदन, नियस्त, नियस्त में नी आता है, अस्त आता है, नी और अस्त, ठीक है। न्यून, नी और ऊन का मतलब कम, ठीक है, और नी, निष्ठा में नी और धन स्था, तो ये निष्ठा हो गया, ठीक है। निश, साथियों यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है, बहुत सारे शब्द है देखिए जिनके आपने विसर्ग संधि में पढ़ा था, विसर्ग संधि में पढ़ा था कि विसर्ग है, विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग का आपके तीनों सह बनते हैं, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य सह, तीनों सह बनते हैं साथियों, तीनों सह बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर किसी में, अगर जैसे मान लीजिए निश आ रहा है साथियों, ध्यान रखना, निश आ गया या निश आ गया या निश आ गया, इन सभी में आपके उपसर्ग होगा वो आपके दंतीय सह वाला ही होगा, ध्यान रखना, दंतीय सह वाला ही मानना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो यहां अलग अलग उपसर्ग नहीं है, ये तीनों का मूल, तीनों का जो, तीनों में अगर आप ऐसे शब्द आए जिसमें ये मूर्धन्य, दंत्य और तालव्य शय आए, तीनों शय आए, और उसमें अगर आपको उपसर्ग का पहचान करनी है तो उपसर्ग में ही आपको दंत्य ही लेना है। जैसे मान लीजिए, जैसे निस्तेज, यहाँ पर दंत्य से आ गया, ठीक है, तो दंत्य का दंत्य है तो आपके निश्चित रहेगा। निसंदेह, निश्चित साथियों निश्चित है, यहाँ पर क्या है वो सह संकर वाला वह आ गया, तो यहाँ पर सह संकर वाला आ गया, यहाँ सह है ना, यहाँ भी सह संकर, यहाँ पर निष्कंटक, यहाँ पर सह षटकोण वाला आ गया, जिसको हम क्या है सह को तीन कैटेगरी में बांटा है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। और तीनों स्थिति में ध्यान रखना है आपको, निष्काम, तीनों में आपके जो दंतीय सह है वही आपका उपसर्ग होगा, भले ही उस शब्द के अंदर आपको मूर्धन्य दे रखा है या तालव्य सह दे रखा है, ठीक है। आगे निर, ऐसा ही साथियों। अच्छा एक चीज और है, यहां पर एक विशेष बात और है, इसी तरीके से अगर आज ये आ जाए दुष्, दुष् और दुष्, दंतीय आ जाए, तो तीनों शब्द अगर आपके प्रकट आपको दिख रहे हैं आपके शब्द में, तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आपको उपसर्ग पूछे किसी शब्द में तो आपके उपसर्ग कौन सा होगा,
जैसा निश में था आपने पढ़ा दंतीय से, तो वो दंतीय से ही वाला यही आपके इसमें उपसर्ग होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। देखिए यहां पर क्या है कि आगे दुष आ ही गया, देखो। ठीक है, अच्छा नीरस, नीरस यहां पर भी क्या है, निर ही है साथियों, निर, क्योंकि र के सामने अगर र आ गया, देखिए यहां पर आपने, अब देखिए यहां पर देखो उपसर्ग के अंदर तो क्या है, छोटी नी दे रखी है, यानी ह्रस्व नी दे रखी है, और वहां पर क्या है, दीर्घ दे रखी है, नीरव साथियों, नीरव। रीवव, रव का मतलब शोर, और नी का मतलब शांत एक होता है, एकदम शांत होता है, शोर कुछ नहीं होता है, उसको हम नीरव कहते हैं। ठीक है, और जैसे नीरव, तो नीर यहां पर क्या है साथियों, नीर और रव है, मूल शब्द इसका रव है, ध्यान रखना। यहां पर र के सामने र आ जाता है, तो ये जो मात्रा अगर यहां पर ई है, छोटी ई है, तो वो बड़ी ई हो जाती है। ठीक है, और अगर नीर और रस आ गया तो आप यहां पर नी को बड़ा कर देंगे, सामने र आ रहा है, नीर और र, यानी र और र के सामने र आ रहा है, तो ये बड़ी मात्रा कर देते हैं, और ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी और ऊ की भी मात्रा बड़ी हो जाएगी, हमने संधियों में पढ़ा है। इसी तरह का साथियों यहां पर देखिए दुष, दुष में दुष का मतलब होता है कठिन और विपरीत और बुरा, तो दुष्वपन, दुष्साध्य, दुष्चरित्र, देखिए यहां पर कौन है, ये शय शंकर वाला आ गया यहां पर, है ना, तालव्य। यहां पर क्या है, दुश्चिंता, और यहां पर देखिए यहां कर क्या आ गया, मूर्धन्य आ गया, और दुष्परिणाम, यहां सब अलग अलग स्थिति में आ रहे हैं। इन सभी में दुष्परिणाम में आपको, इनमें शब्द में दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग है पूछे तो आप दुष् मत कर देना साथियों, ये नहीं होगा, इसमें आपको दंतीय ही लेना है। ठीक है, यही उपसर्ग लेना है। आगे दुर, दुर का मतलब बुरा, कठिन, और बुरा कठिन हो गया। ठीक है, जैसे दुर और आचार है, दुराचार। ठीक है, दुर्जन, दुर्गंध, और दुर, वी और अव तीनों है, और मूल शब्द है इसका हार। ठीक है, दुर, वी और अव, और तीन है ये उपसर्गों में यहां पर। अच्छा यहां पर आ गया दुर, देखिए साथियों दुर और सामने आ गया राज, मैंने अभी बताया था कि र के सामने र आ जाए तो छोटी बड़ी हो जाती है, छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो दुराज हो जाएगा, है ना, बुरा राज, बुरा शासन। ठीक है, और दुर्भाग्य, है ना, दुर्भाग्य आ गया। उप, उप का मतलब निकट, गौण यानी छोटा, और विस्तार, तो उपमंत्री, तो मंत्री क्या होता है, गौण मंत्री या छोटा मंत्री होता है ना उसको, यानी तो उपमंत्री, उपवन, उपेक्षा, उप अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष, उपमान, उपस्थिति, है ना, उप का मतलब यहां उपस्थिति का मतलब है निकट, उपस्थिति का मतलब क्या है, निकट है, यानी उपस्थित होता है वो आपकी स्थिति के निकट होता है, पास में होता है, तभी तो आप उपस्थिति जांच पाएंगे। तो उपस्थिति का है उपस्थिति, उसकी स्थिति निकट की है। ठीक है, तो ये आ गया। अब है अंतिम जो तत्सम उपसर्ग है वो है अपि, अपि का मतलब भी, अपि का मतलब है भी साथियों यहां पर है, तो यहां पर अपि का मतलब भी या निकट, आप संस्कृत में अवग्रह का चिन्ह देते हैं ना, कोपी, है ना, तो ये जो अपि है, अपि का मतलब होता है भी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कोई, इसे आपने, अब इसको आपने तद्भव में कैसे चेंज कर दिया साथियों, कोई, अब देखो कोई के साथ में भी कभी मत लगाना, क्योंकि इसी के अंदर ही भी सम्मिलित है, को अपि से बना है तो भी इसके अंदर शामिल है। तो आगे हम क्या कर देंगे, जो जैसे वाक्य शुद्धि है उस या शब्द शुद्धि जो पढ़ेंगे उसमें ने इनको गहराई से पढ़ना है अपने को। ठीक है, कोई भी, किसी भी, है ना, ये नहीं होता, भी आपके लगेगा नहीं यहाँ पर, है ना, किसी ने मेरा या कोई, वहाँ कोई आया, है ना, या कोई भी व्यक्ति, मुझे कोई भी व्यक्ति यूज में लेते हो आप, ऐसा नहीं करें, कोई व्यक्ति। ठीक है, यहाँ भी नहीं लगेगा साथियों, ये ध्यान रखना है। तो इसके अपिधान है ये अपितु है। ठीक है, इन दोनों में क्या है कि अपि है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे अब हम साथियों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत, देखिए उपसर्ग की भांति व्यवहार करते हैं, प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के अव्यय, हमने अव्यय भाव समास में अव्यय के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ा था। तो अव्यय है जिनका क्या है कि अर्थ है वो कभी परिवर्तन नहीं होता, जो खर्च नहीं होते, व्यय नहीं होते, हर स्थिति में हमेशा काल की उपस्थिति में लिंग वचन सब में क्या होता है, इनका वो अर्थ है वो
बदलता नहीं है, वो स्थिर रहते हैं, एक उनका व्यय नहीं होता। तो वो जो ऐसे कुछ ऐसे शब्द है जो संस्कृत के अव्यय है और उपसर्ग की भांति व्यवहार करते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अधः, अधश, इसका मतलब है नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि विसर्ग से ये अधश यानी दंत्य बना है, अधः पतन, अधोगति, है ना, अधोपति, अधोगति। तो साथियों, इसमें अगर अधस दे रखा है तो आप अधस करिएगा, अधस नहीं दे रखा है तो आप अधः करना ही है। अधोगति, अधोगामी, अधोवस्त्र, अधो हस्ताक्षर। अधो, अधः का मतलब होता है नीचे, है ना। अंतर, अंतर का मतलब मध्य, बीच या भीतर। अंतःकरण है, अंतःपुर, अंतर, अंतर आत्मा, अंतर्देशीय, अंतर्मुख, अंतरंग, है ना। तो अंत है और अंग से मिला है अंतरंग। साथियों, इनमें सभी में अंतर उपसर्ग है, ध्यान रखना। पुनर, इसी तरह फिर से या दोबारा, तो पुनर और आगत है तो पुनरागत हो गया, पुनर और उक्ति हो गया तो ये पुनरुक्ति हो गया, है ना। पुनरावेदन यानी दोबारा आवेदन, पुनः आवेदन, है ना। और पुनः उत्थान, पुनरुत्थान हो गया, और पुनर्वास और पुनर्वसु, ठीक है। पुनर्वसु एक नक्षत्र का नाम है। तो ये सारे के सारे इसमें सभी में क्या है, पुनर ही होगा, ठीक है। प्राक, प्राक का मतलब पहले या अगला, प्राग वैदिक, है ना। वैदिक से वैदिक युग है जिसमें वेद लिखे गए थे, उनसे पहले का, तो उसमें प्राग वैदिक काम में लेते हैं, है ना। प्राकथन यानी कथन से पहले वे जो किया हुआ है, कथन पहले का जो कथन है वो प्राकथन कहलाता है। प्राक ऐतिहासिक, है ना, प्राक आप बोलते हैं प्रागैतिहासिक, यानी इतिहास लिखा गया था उससे भी पहले, तो प्रागैतिहासिक इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह से प्राक्कलन, ये सारे के सारे इसमें सभी में क्या है, प्राक उपसर्ग है। पुरश, सामने या पहले या आगे, पुरस्कार, ठीक है। पुरोगामी, पुरस्कृत, पुरोहित, है ना, पुरोधा, इन सभी में आपके है पुरश उपसर्ग है। स का मतलब साथ में या युक्त, समान या समान के साथ में, समान, ठीक है। सरस, रस के साथ में, है ना। सहित यानी हित के साथ, है ना। सह परिवार, परिवार के साथ। सादर, सह और आदर दोनों मिलते हैं तो यह दीर्घ संधि में सा बन जाता है ना। तो सादर यानी आदर सहित या आदर के साथ में। सोदाहरण यानी ये आप गुण संधि में पढ़ते हैं, सधन उदाहरण, उदाहरण के साथ, ठीक है। सोदाहरण, स अर्थक हो गया तो सार्थक हो गया। इसी तरह सत्य, सत्य यानी सत्य, अच्छा, वर्तमान, तो सत्कर्म, सत्पुरुष, सत और जन तो सज्जन, ठीक है। सद्भावना और सन्मार्ग, सत्य और मार्ग, सामने में आता है तो उसके अंतिम वर्ण हो जाता है सन्मार्ग हो जाता है, हमने पढ़ा था, ठीक है, संधियों में। बाहिर, बाहर, अलग, बहिर्गत, बहिर्गमन, बहिर्मुख, बहिष्कृत। अब इसमें क्या उपसर्ग करेंगे, बहिष्कार, इनमें बहिर करना है, आपको ध्यान रखना है। बहु, बहुत, अनेक, बहुदर्शी, बहुकंटक, बहुविध, बहुदर्शी, ये आ गया पुनः। बहुयाजी और बहुमत और बहुमूल्य, इन सभी में यही होगा, ठीक है, बहु होगा। छोटा हु होगा, जो बहु में देखिए एक्चुअल में क्या होता है, बहु, हु बड़ा होता है तो वो बहु होता है, वधु होता है साथियों, कि वधु में है ना, वधु शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, तो वधु का ही तद्भव बना है बहु। तो बहु जो होती है आपके जो सास बहु, तो वो बहु है, उसमें हु बड़ा होता है, ठीक है। पुरा, पहले, प्राचीन, तो पुरावशेष यानी पहले के अवशेष, पुरालेख, पुराविद या पुरालिपि, इसमें पूरा है, ठीक है। पूर्व, प्रथम, प्राचीन या पिछला, पूर्व ज्ञान, पूर्व पद, पूर्व कर्म या पूर्व गमन। चिर, सदा या दीर्घकालीन, इसके अर्थ है चिर परिचित, ठीक है। चिरायु यानी दीर्घकालीन, यहाँ पर दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन आयु वाला चिरायु, ठीक है। चिर प्रसिद्ध, चिर स्थायी, चिर निद्रा, चिर स्मरण, है ना, चिर स्मरणीय, तो ये शब्द इनमें चिर है। तिरस, इसी तरीके से है तिरस, तो तिरस्कार, तिरोधन, तिरोहित, तिरोहित है ना, तिरह, तिरह है धन हित, ठीक है, तिरोहित, तिरोधान, तो इन शब्द में सभी में आपके तिरस है। कु यानी बुरा, हीन, कुत्सित, तो कुपुत्र, कुकर्म, कुपात्र, कुमति, कुप्रबंध, कुचेष्टा, कुचालक, है ना, और कुसंगति यानी बुरी संगति। का मतलब नीच या बुरा, तो का पुरुष यानी बुरा पुरुष, नीच पुरुष, ठीक है। का जल, है ना, बुरा जल,
जल बुरा हो जाता है तो काला हो जाता है, काला हो जाता है तो काजल बन जाता है। तो ये काजल का पथ है यानी बुरा पथ है। ठीक है। आवि, तो ये आविष्कार, यानी आविष्कार में आ गया प्रकट या बाहर। ठीक है। आविर्भाव या आविर्भूत। ठीक है। अमा साथियों, अमा, अमा का मतलब पास पास होता है, अमावस्या। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि अमावस्या में आपके सूर्य और चंद्रमा वो क्या होता है, पास पास आते हैं यानी सामने आ जाते हैं, तो उसकी छाया क्या पृथ्वी पर पड़ती है, आपने देखा होगा अमावस्या में। ठीक है। तो ये अमावस्या हो गया। अमात्य, अमात्य कौन होता है? राजा के बिल्कुल पास होता है, यानी जो मूल होते हैं, जो अमात्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं, अमात्य कहलाते हैं। और अमावस्या, ठीक है, तो इसमें अमा का मतलब होता है पास पास। अलम, अलम यानी पर्याप्त, पूर्ण, सजाना या निषेध या सुंदर, कई अर्थ निकलते हैं उपसर्ग के। तो अलम करण, अलम विवादेन और अलम शास्त्री, इसमें सभी में अलम है। ठीक है। सह का मतलब साथ, सहकारी, सहचर, सहयोग, सहोदर और सहानुभूति। सहधन अनुभूति आता है तो इसमें सह उपसर्ग है। यानी प्रातर, तो प्रातःकाल यानी प्रातःकाल, प्रातः स्नान, प्रातः स्मरण, इन सभी में प्रातर उपसर्ग है। ध्यान रखना, ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं साथियों। इति, इति का मतलब साथ में, सह भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है या समाप्त भी हो सकता है। तो इतिहास, इतिवृत्त या इति वार्ता, इसमें आपके इति है। न का अभाव यानी न और आस्तिक, जो आस्तिक नहीं है, आशा है ना, किसी भगवान में किसी में विश्वास नहीं रखता, वो नास्तिक होता है। ठीक है। नपुंसक, जो पुंसक नहीं है, पुंसक यानी पुलिंग नहीं है ना, नपुंसक का मतलब होता है जो पुलिंग नहीं है साथियों, पुलिंग नहीं है। ठीक है। नग, नग का मतलब होता है जो, गय का मतलब गमन करना, और जो गमन नहीं करता, गमन नहीं करता नहीं स्थिर होता है। आपने देखा होगा पहाड़ का पर्यायवाची नग है ना, जो गमन नहीं करता, स्थिर रहता है। ठीक है। और नेति, न धन इति आप पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं साथियों हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में कौन कौन से हैं मुख्य रूप से? देखिए, आ का मतलब अभाव और हीनता। किसी के हम विलोम बनाते हैं तो हम क्या करते थे, ए लगाते थे अभी, है ना। तो उसी तरीके से क्या है, अमर है ना, आहित, अज्ञान, अटल जो टले नहीं, और असुंदर। ठीक है। ये अन। ठीक है। अब अन में क्या है, जो संस्कृत में अन है, तो जो संस्कृत में जो उपसर्ग है अन है, उसमें क्या नीचे हलंत लगता है, और इसमें न है वो पूर्ण आता है। उसमें सामने जब क्या है कि उसके स्वर आता है संस्कृत में, और यहाँ पर क्या है कि ये स्वर नहीं आता, जबकि यहाँ पर आता है व्यंजन। देखिए, अन के आगे ये मैं एक व्यंजन है। तो अनमोल, अनपढ़, अनचाहा, अनगिनत और अनखाया, इस सारी से में आपके अन उपसर्ग है। उनका मतलब एक कम, आप बोलते हैं ना 29, 39 है ना, 39 बोलते हैं, 49 बोलते हैं, है ना। तो ये शब्दों में एक कम होता है। तो एक कम जैसे 29, 59, 79 और 39 बोलते हैं। ठीक है। आगे औ का एक्चुअल में ये औ है। औ का हमने संस्कृत में अभी पढ़ा था, इसका मतलब है हीन या बुरा, है ना, हीन या बुरा। वो संस्कृत के औ का, जो संस्कृत का जो औ है वो आपके यहाँ पर हिंदी में औ हो गया। जैसे उसमें अवगुण था तो यहाँ पर होगा अवगुण, है ना, औ हो गया। ठीक है। औचक, ओघट, ओघड़, ओसर, ओतार, जैसे अवतार है ना, अवतार है तो अवतार का ये अवतार हो गया। ठीक है। दू का मतलब कम या दो, कम या दो, दोनों अर्थ निकलते हैं। ठीक है। बल, दुबला किसको बोलते हैं? जिसमें बल क्या है, कम होता है, कम बल होता है तो वो दुबला होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया कम। ठीक है। दू जाति, दू रंगा, दोपहर, ये तो दो अर्थ निकलते हैं। दूधारी तलवार बोलते हैं, दूधा, दू नाली, दूकाल या दुलती। ठीक है। इसमें दो का अर्थ है दो। अध, अध खिला, अध का मतलब आधा यानी अर्ध, अर्ध जो संस्कृत का है वो हिंदी में आते ही अध बन गया। ठीक है। तो अध पका, अध मरा या अध गच्चा। ती यानी तीन, तिराहा, तिकोना, तिपाई, तिगुना, तिबारा और ती खूंटा। ठीक है। ये सारे हो गए। चौ यानी चार, चौकन्ना, चौकन्ना होता है जिस चार कान होते हैं, है ना, हर गतिविधि पर नजर रखता है, तो चौकन्ना है ना, कान वाला, चार कान वाला। ठीक है। यहाँ चौगुना, चौपाल, चौकोर, चौखट, इन सभी में चौ उपसर्ग है। ठीक है। भर, भर का मतलब पूर्ण, भरा हुआ, भर पेट, भर शक, है ना, भर पाई या भरपूर, तो यही यहाँ पर भर आ गया उपसर्ग इसमें। अब बिन,
तो यहाँ पर क्या है, बिन खाया, बिन बोया, बिन देखा, बिन ब्या, बिन बोला, बिन बुलाया, ये सभी में बिन आ गया। नी यानी निर, निर या जो संस्कृत का जो निर था वो यहाँ पर नी हो गया। ठीक है, कमी या बिना, नी हत्था, नी खोट, निगोड़ा, जिसके गोड़ा नहीं हो, आधार नहीं हो, निगोड़ा, गोड़ा नहीं हो, पैर नहीं हो जिसके। कोई बात है ना, वो बड़ा निगोड़ा है, वो ऐसी ऐसी बातें हवा में बातें करता है, तो निगोड़ा है ना। गोड़ा, गोड़ा हम बोलते हैं ना, गोड़ा, गोड़ा है ना, तो वो है गोड़ा, यानी इसके पैर नहीं हो, घुटने नहीं हो। गोड़ा का मतलब घुटने भी होता है और गोड़ा का मतलब पैर भी होता है। ठीक है, निधड़क, निडर, निकम्मा, बिना काम वाला है ना, कोई काम नहीं है। ठीक है, पर का अन्य, पर दादा यानी अन्य दादा, पर दादा होता है वो, पर का मतलब होता है अन्य। ठीक है, पर नाना, परलोक, अन्य लोक है ना, पर हित, अन्य के हित के लिए है ना, पर सुख। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। इसमें से बहुत सारे उपसर्ग ऐसे हैं जो तत्सम थे और तत्सम का वो बिगड़ करके रूप उनका तद्भव हो गया। अब हम साथियों अरबी और फारसी के उपसर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अल, अल का मतलब होता है निश्चित है, अल विदा, अल बेला, अल सुबह है ना, अल सुबह यानी निश्चित सुबह, कोई भी एक निश्चित सुबह को। ठीक है, अल मस्त, अल बत्ता, अल गरज। ठीक है, कम, कम का मतलब थोड़ा या हीन, कम उम्र, कम उम्र, कमजोर, कमजोर वाला है ना, कम कीमत, कम वक्त, कम सेन, कम अक्ल। ठीक है, इसमें कम आ गया। ये सारे के सारे अरबी फारसी उपसर्ग है और आगत है, आगत उपसर्ग है। ठीक है, एन, एन का मतलब ठीक या पूरा, एन वक्त, एन जवानी, एन मौका या एन कारण। ठीक है, गैर, गैर का मतलब भिन्न या विरुद्ध। अच्छा एक साथियों यहाँ पर बात है बहुत महत्वपूर्ण है कि उपसर्ग होते हैं ना, वो इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होता, तो आप इनको अलग अलग नहीं लिख सकते, अलग अलग नहीं लिख सकते आप या क्या करेंगे, देखिए अगर आप मान लीजिए उपहार है, तो अगर आप उप और हार अलग अलग लिख देंगे तो कैसे संभव हो सकता है। देखिए स्वतंत्र प्रयोग तो होता ही नहीं है उपसर्गों का, इसलिए ये मूल शब्द के साथ में मिलेंगे, जुड़ेंगे और जोड़ेंगे तो दोनों को एक ही सीरो रेखा से जोड़ना पड़ेगा। अगर सीरो रेखा का उपयोग नहीं कर रहे हो तो आप ये योजक चिन्ह है बीच में से, इसको डैश का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर मुमकिन। समझ में आई ना, जैसे कम सिन है तो कम और कम अक्ल है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कम अक्ल, क्योंकि उपसर्ग का जब प्रयोग करेंगे तो एक ही सीरो रेखा से आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे खुश, खुश का मतलब अच्छा, खुश दिल, खुशबू, अच्छी बू, बू का मतलब होता है गंध, बू का मतलब होता है साथियों गंध, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश हाल, खुश नसीब, अच्छी नसीब वाला। ठीक है, दर, दर का मतलब मैं, दर का मतलब होता है मैं। देखिए दर असल, इसका मतलब होता है असल में। ठीक है, दरमियान, दर हकीकत, दर कीमत, दरख्वास्त, इन सभी में दर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फी, फी का मतलब प्रत्येक या मैं, ये भी अरबी फारसी है ना। फी आदमी, इसका मतलब होता है प्रत्येक आदमी। ठीक है, फी मैदान। ठीक है, इसी तरीके से ना, ना का मतलब अभाव, ना पसंद, नाराज, ना लायक, जो लायक नहीं हो, ना समझ, जो समझता नहीं हो, ना उम्मीद है ना, उम्मीद नहीं है। ठीक है, आ, यहाँ पर अ नहीं है एक्चुअली में, बाह, बाह, से के साथ, से या के साथ। तो देखिए बनाम, बदौलत, बकौल, बदस्तूर, बखूबी, बगैर है ना, बगैर यानी गैर के साथ। ठीक है, यहाँ पर बिला, बिला का मतलब बिना, बिला वजह यानी बिना वजह, बिला शक, बिला कसूर, बिला शर्त, बिना शर्त के। ला, ला का मतलब क्या होता है, बिना या अभाव। आप लिखते हैं यहाँ पर क्या है, बिना या अभाव, जैसे लापता, क्या लिखते हैं वो साथियों, लापता, लापता बोलते हैं ना, तो बिना पते के, यानी बिना पते के लापता, जिसका कोई पता नहीं है, तो लापता यानी बिना पते के। ठीक है, लाजवाब, लावारिश, ला है यहाँ पर, लावारिश है, नावारिश नहीं है, लाचार और ला परवाह, कोई चारा नहीं है और जिसको कोई परवाह नहीं है, बिना परवाह के है। ठीक है, बद, बद यानी बुरा, बद किस्मत, बुरी किस्मत, बदनाम, बदबू, बुरी बू, बू यानी गंध, बद चलन, बद नसीब, बद मिजाज, बद हजमी, इन सभी में बद का अर्थ बुरा है। बा, बा क्या यानी साथ में। अब आप देख, बा इज्जत, उसे बा इज्जत बरी किया, तो ये इज्जत के साथ में
बरी किया। ठीक है, तो बाइज्जत, कायदा, कायदे के साथ, बाकायदा यानी कायदे के साथ में, बाजाब्ता, जाब्ता के साथ, पुलिस का जाब्ता जाता है ना किसी को, अपराधी को पकड़ने के लिए, तो जाब्ता बोलते हैं, तो जाब्ता के साथ में। ठीक है, बा अदब, अदब के साथ, बा मौका, बा मुलायला। ठीक है, अब आगे बे यानी बिना, बे ईमान, ईमान के बिना। ठीक है, बेचारा, बेवकूफ़ और बेधड़क, बेरहम, बेइज्जत, बेईमान, बेचैन, है ना, बिना चैन के, और बेशक यानी बिना शक के। ठीक है, बर का बोला ऊपर और या फिर बाहर, बरकरार। ठीक है, बर्खास्त, बर्दाश्त और बर्बाद, ये इनमें बर उपसर्ग है। हर का मतलब प्रत्येक, हर रोज, हर साल, हर यानी प्रत्येक साल, हर रोज यानी प्रत्येक दिन। ठीक है, हर साल, हर तरह, हर जगह, हर वक्त, हर कोई, हर दिन, हर एक। ठीक है, हम यानी हम का मतलब होता है आपस या में, आपस में या साथ। हमदम, हमदर्द यानी हम सफ़र, सफ़र का सफ़र के साथ वाला। ठीक है, हम उम्र यानी एक जैसी उम्र वाला, एक जैसी यानी साथ की उम्र का। ठीक है, हम उम्र, हम राह और हम निवाला। सर, सर का मतलब होता है प्रमुख, सर का मतलब होता है प्रमुख। तो अब जो मुख्य है, पंच, कौन सा प्रमुख पंच या मुख्य पंच कौन सा होता है? सरपंच। तो सरहद, सरदार, है ना, सरदार, दार का मतलब होता है स्वामी यानी मालिक। ठीक है, तो यहाँ पर सरदार का क्या हो जाएगा? मुख्य मालिक हो जाएगा, यानी प्रमुख मालिक हो जाएगा, तो वो सरदार होगा। ठीक है, सरताज या सरकार, ये इनके अर्थ हैं। आगे साथियों, लास्ट में बचे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। कई बार परीक्षाओं में अंग्रेजी के उपसर्ग भी बोले। मैंने आपको कहा कि अंग्रेजी के अगर उपसर्ग है तो अंग्रेजी के उपसर्ग के साथ में अंग्रेजी के शब्द का ही प्रयोग होगा। और यहाँ पर क्या है, मूल शब्द भी अंग्रेजी का होगा, उपसर्ग भी अंग्रेजी का होगा। देखिए, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब जज, सब कमेटी, सब का अर्थ होता है अधीन या छोटा या नीचे। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार और सब ऑफिस, ये सारे में सब है। डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है सहायक, यहाँ डिप्टी का मतलब छोटा भी होता है। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी मिनिस्टर, ये इन सभी में डिप्टी है। ठीक है, जिसको आपने पढ़ा था ना उप, उप जो पढ़ा था संस्कृत में वही है डिप्टी यानी उप। वाइस, वाइस का मतलब भी सहायक होता है, वाइस रॉय बोलते हैं ना, वाइस रॉय, है ना, इसका मतलब सहायक या छोटा भी होता है इसका। वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल और वाइस कैप्टन और वाइस चेयरमैन, इन सभी में वो वाइस है। वाइस रॉय आपने ना इतिहास में पढ़ा है, तो वाइस रॉय, तो उसमें वाइस रॉय में आता है। हाफ, हाफ का मतलब आधा, तो हाफ पेंट, हाफ टाइम, हाफ माइंड, है ना। कईयों को साथ में जोड़ देते हैं, कईयों को उपसर्गों को योजक चिन्ह से लगा देते हैं। कैसे ही लगाओ आप, वो अशुद्ध नहीं होंगे आपके। इसी तरह से हेड, हेड यानी प्रधान यानी मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल। और वैसे इनको एकदम हेड लिखना ही त्रुटि वाला शब्द बन जाएगा। हेड को आप अलग नहीं करें, ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं करें, मूल शब्द के साथ में ही जुड़ेंगे। जनरल यानी प्रधान यानी मुख्य, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ, चीफ का मतलब भी मुख्य होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट और असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इन्हीं शब्दों में, तो ये हो गया आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हमने आज के इस टॉपिक में उपसर्ग में हमने संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है, मुख्य रूप से वही ज़्यादा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल परीक्षाओं में दूसरे उपसर्ग भी आ जाते हैं, जो आगत उपसर्ग है, अन्य भाषाओं के भी आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कक्षा में आपको काफ़ी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।